हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग मूल अधिकार देखेंगे। इससे पहले हम लोग भाग 1 और भाग 2 संघराज्य क्षेत्र और नागरिकता देख चुके हैं। आइए आज भाग 3 मूल अधिकार देखते हैं। सारे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देख चुके हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, यूपी पीसीएस की प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप मेंस भी इससे मेंस में बहुत सारे पॉइंट को हेल्प ले सकते हैं इसके द्वारा। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले तो बताया कि मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक, आध्यात्मिक व धार्मिक, नैतिक में आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों आ जाता है, विकास हेतु आवश्यक है। ये भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये जरूर याद रखिएगा कि मूल संविधान में उल्लिखित वे अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक में आ जाएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। ये मूल अधिकार का अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, संवैधानिक उपबंध। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। देखिए, मूल अधिकार जो है ये जो है अमेरिका से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है वनडे एग्जाम में कि मूल अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक है, तो है 12 से 35 और भाग है भाग 3। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैग्ना कार्टा का देखिए मतलब क्या हुआ कि अधिकारों का एक घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1779 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया। मतलब मैग्ना कार्टा का सर्वप्रथम ये जो है फ्रांस ने अपने संविधान में अपनाया था। नेक्स्ट देखिए, संविधान के भाग 3 की न्यायोचित प्रकृति न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसे अधिक मौलिकता प्रदान करती है। ये जो भाग 3 है न्यायोचित प्रकृति का है। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। एक जो है संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा के 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये जो पहले जो है, अब तो ये क्वेश्चन एक बार बन चुका है कि संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार के किस अनुच्छेद में था, तो वो अनुच्छेद 19(1)(च) में था। इसको ध्यान रखिएगा। वह अनुच्छेद 31 इस सूची से हटाकर 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है। वह सशक्त नागरिक का निर्माण करने में सहायता करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये मूल अधिकार की विशेषताएं। मूल अधिकार की विशेषताएं क्या क्या हैं? मूल अधिकार की निम्न विशेषताएं हैं। मूल अधिकार न्यायोचित है। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। जैसे देखिए, आप देखिएगा मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जब मैं इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाऊंगी तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि किसके लिए न्यायालय जाया जा सकता है और किसके लिए नहीं। देखिए, राज्य व नीति निर्देशक के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं अगर मूल अधिकार का हमारा हनन होता है तो। मूल अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य द्वारा युक्त निबंधनों के आधार पर इनमें सीमित किया जा सकता है। इनको जो है सीमित किया जा सकता है राज्य द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके आगे ये विशेषता है। यह अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो 352 जो अनुच्छेद है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। पूछता है क्वेश्चन कि सबसे पहले किस अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की गई थी, तो आपका क्वेश्चन है 1931 के कराची अधिवेशन में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये मूल अधिकारों की मांग की गई, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। चलिए देखिए कि कौन कौन से कुल 6 मूल अधिकार हैं। देखिए, पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है।
और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये जो है 6 ये मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, पहले 7 था। कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है कि अनुच्छेदों को दे देगा 14 से 18 में कौन सा अधिकार है। तो समानता का अधिकार 19 से लेकर 22, इसको ध्यान रखिएगा। 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18 समानता का अधिकार, 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25, 26, 27, 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29, 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को ये उन्हें देख चुके हैं कि ये जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, इसको याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसको हटा दिया गया। चलिए इसके अंतर्गत जितने अनुच्छेद है उसको देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 12 में क्या है कि राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में राज्य की सरकारें, देखिए राज्य की परिभाषा में दिया गया है कि भारत की सरकार व संसद, राज्य की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी इसमें होंगे। राज्य की परिभाषा में ये बताया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत तथा उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां बताई गई हैं। देखिए 14, 15, 16, 17, 18 समानता का अधिकार है। तो 14 में जो है विधि के समक्ष समानता है। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 18 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं 19, 20, 21 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र और 22 में। तो देखिए स्वतंत्रता 19 में वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में अपराधों के लिए 2 सदी के संबंध में। देखिए ये जो है पॉइंट वाइज है, इसके बाद इसमें डिटेल दिया हुआ है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देखिए 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते। देखिए अपराधों के लिए 2 सदी के संबंध में संरक्षण है 20 में, और 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया, या फिर ये पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो वो है 86वां संविधान संशोधन 2002। 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। चलिए अब शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं। मानव के बलात्, श्रम व दुर्व्यवहार का प्रतिषेध 22 में है, 23 में है सॉरी, और 24 में आपका कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो ये देखिए 2 है। जैसे देखिए हम लोगों ने याद किया पहले, तो ये जो है बालक और मानव में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा, पहले बाप आता है फिर बेटा आता है। तो मानव जो है, मानव के बलात्, श्रम व दुर्व्यवहार का प्रतिषेध, और कारखानों आदि में बालकों, इसमें बालकों के लिए है और इसमें मानव को जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए है। तो 23 और 24 याद रखिएगा। 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मान्य, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता 27 में। 28 में है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। देखिए और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30 में देख लीजिए। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31 में देखिए संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, अब देखिए ये पहले 31 में था, अब जो है कानूनी अधिकार है और इससे इसको हटा दिया गया है। 32 देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें देखिए इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिया गया है, इसमें दिए गए हैं जो डिटेल आगे बताया जाएगा। 33 में देखिए इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध जो दिए गए हैं वो 33, 34, 35 में दिए गए हैं। 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। 35 में है इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान है, मतलब मूल अधिकार के भाग को के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए कौन सा विधि बनाया जाएगा, वो 35 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अनुच्छेद 14 से 32 तक विशिष्ट मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि शेष अनुच्छेदों का संबंध मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंधों से है।
अनुच्छेद 32 नोट देखिए, अनुच्छेद 32 इसके तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर संरक्षण प्रदान करता है। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 226 से उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी विधि को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए फर्क क्या है, 32 जो है सुप्रीम कोर्ट और 226 जो हाई कोर्ट। 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो, और 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें अनुच्छेद 12। अब यहाँ से दिया है कि इस अनुच्छेदों का डिटेल कि अनुच्छेद 12 में क्या है। देखिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। मूल अधिकार के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। राज्य के विरुद्ध प्राप्त करने का मतलब है कि अगर राज्य हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। न्यायालयों द्वारा घोषित वादों तथा संविधान के आधार पर राज्य में निम्नलिखित शामिल है। मतलब राज्य में क्या क्या शामिल है इसके बारे में दिया गया है। आइए देखते हैं। ये है कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। दूसरा देखिए, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाले सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधारन्यास आदि। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अन्य सभी निकाय अर्थात संवैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि। मतलब जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें ये इतने सारे पॉइंट जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अब जो है वन लाइनर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब डिटेल पूछ देता है, पूछ देगा कि राज्य की परिभाषा में राज्य में क्या क्या शामिल है मूल अधिकार के तहत। तो आप देख लीजिए कि जो है इसमें कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद, फिर राज्य की सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, भारत की संसद, इसको ध्यान रखिए, भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, ये स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधारन्यास आदि। और उसमें देखिए वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण LIC, ONGC आदि भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। देखिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। अनुच्छेद 13 देखिए, 12 तो राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में देखिए कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, जिसमें देखिए इस अनुच्छेद के 4 खंड है, 13(1), 13(2), 13(3) व 13(4). इस अनुच्छेद की सर्वप्रमुख विशेषता है कि यह न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 देखिए पहले तो ये पूछ देगा कि अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुच्छेद 13 में किस चीज़ का उल्लेख है। ऑप्शन में होगा कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अलिपीकरण करने वाली विधियाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा पॉइंट में, क्योंकि वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, PCS वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए 13(1) में क्या है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। 13(2) में देखिए इस संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है, मतलब संविधान के पहले इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है तो वहाँ विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक है, ये देखिए संविधान के पश्चात की विधि है। संविधान के पश्चात मतलब संविधान के पश्चात बाद इसमें देखिए 13(3) में देखिए क्या है कि इसमें प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। 13(3) में विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। इसमें ये सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना आदि हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि में रूढ़ियों, प्रथाएं व कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश भी शामिल है, व्यक्तिगत विधि शामिल नहीं है 13(3) में। ठीक है, इसमें विधि का अर्थ जो है स्पष्ट पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है, तो है हमारा अनुच्छेद 13(3) में। ऑप्शन में 13(3) रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13(4). 13(4) है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा इसको जोड़ा गया। इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। अगर 368 के तहत कोई भी संशोधन किया जाता है तो हमारे अनुच्छेद 13 के तहत लागू नहीं होगा मूल अधिकार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है वो थोड़ा सा देखिए डार्क था, मैं पढ़ी हूँ सही से, अगर नहीं दिखेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको मैं बोली हूँ सही सही से, तो मेरे उस पर आवाज़ पे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 का संबंध क्या है। कि मतलब अगर देखिएगा अनुच्छेद 13(4) में कहा गया है कि 368 के तहत अगर संविधान संशोधन होता है तो मान्य नहीं होगा। तो इसी को देखना है कि आखिर इसका संबंध क्या है। तो अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है या नहीं। पुनर्विलोकन इसी आधार पर मूल अधिकारों की संशोधनीयता संबंधी मामले व इससे संबंधित विवाद निम्न है। पहला देखिए, संकरी बनाम भारत संघ 1951। पहले तो ये भी पूछा जाता है कि जो संकरी बनाम भारत संघ है किस सन में पहले तो हुआ था, और संकरी बनाम भारत संघ किससे संबंधित है, किस संशोधन से संबंधित है। तो ये भी हो जाएगा मूल अधिकार से। चलिए देखिए इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। इस सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 मामले में भी यही निर्णय स्वीकार किया गया। देखिए दूसरा आता है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें न्यायालय द्वारा अपना मत परिवर्तित कर कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित है और अनुच्छेद 368 भी अपवाद नहीं है। फिर अनुच्छेद ये तीसरे पार्ट में अनुच्छेद 13(4) 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया और माना गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं होगी। फिर चौथा आता है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 24वें संविधान संशोधन के सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना, अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां 13(2) के विधि में शामिल नहीं है। इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया। ये तो बहुत फेमस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 व 5 जोड़े गए। यह व्यवस्था की गई कि किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अगर मूल अधिकार में कोई संशोधन होता है तो हम उसके लिए न्यायालय में प्रश्न नहीं उठा सकते। देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसके निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। नोट देखिए, संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से तात्पर्य है कि न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यहाँ देख लीजिए कि क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है, जिसमें शासन के तीनों अंग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण हो, जिससे सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान है। इसमें यदि विधायिका द्वारा, देखिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अंग यही है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जिसमें विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन को रोक सकती है। अनुच्छेद 13, 32, 226 आदि के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका यह कार्य करती है। हालांकि यह अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है। तो वैसे भी मूल अधिकार हमारा अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखिए आपका आ जाता है विधियों के अर्थ और परिधि की स्पष्टता करने हेतु दिए गए सिद्धांत। देखिए मैं डिटेल करा रही हूँ क्योंकि इसमें मैं चाहती तो केवल आर्टिकल ही करा सकती थी, पर अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बताइएगा कि मैं इसके आगे भी डिटेल कराऊंगी, नहीं तो केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही कराऊंगी। चलिए विधियों के अर्थ और परिधि की स्पष्टता करने हेतु दिए गए सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, इसका संबंध अनुच्छेद 13(1) में कही गई संविधान पूर्व विधियों से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से अंकित होने के कारण समाप्त नहीं होती, बल्कि मूल अधिकारों के द्वारा ग्रहण लग जाने से ढक जाती है। अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं होता है यह ग्रहण हट जाता है। साथ ही मूल अधिकार में ऐसा संशोधन हो जो संविधान पूर्व विधि जो उसी मूल अधिकार के प्रावधान के कारण अप्रभावी हो तो आच्छादन हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। देखिए इसमें यह है कि यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है तो अधिनियम के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार केवल मूल अधिकारों से
असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, न कि पूरे अधिनियम को। उदाहरण, अनुच्छेद 13(2) में उस मात्रा तक वाक्यांश में पृथक्करणीयता का सिद्धांत है। देखिए, अधित्याग का सिद्धांत इसमें है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। इसमें कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यायालय का मानना है कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर व गरीब है, अतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं, ये तो मानिए पूरा मूल अधिकार का एक खाका था, जो उसके अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे काम करता है, वो बताया गया अनुच्छेद 12 और 13 में। 12 में राज्य का परिभाषा और 13 में उसकी विधियां बताई गई हैं। अब देखिए अनुच्छेद 14 से 18 जो समानता का अधिकार है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 14 में जो है, 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। देखिए, इसमें भी देखिए, ये पहले तो याद रखिएगा, पूछेगा कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित, सबको जो है समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसमें देखिए एक पॉइंट है, विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से उद्धृत है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका, मतलब विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से, ठीक है, और ये जो है विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए देखिए विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में अंतर क्या है, देख लीजिए। देखिए, सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं। इसमें विधि के समक्ष समता में सभी एक समान है, किसी को विशेषाधिकार नहीं है। लेकिन विधियों के समान संरक्षण में ये है कि विधि के माध्यम से दिए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार, जो मतलब विधि के माध्यम से जो अधिकार दिए गए हैं, जैसी परिस्थिति, समान अगर परिस्थिति है तो समान व्यवहार होगा। नेक्स्ट देखिए, कानून या विधि के समझ सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। इसमें समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार बिना भेदभाव के। और इसमें है, कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो, गरीब हो या अधिकारी हो, सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। इसमें समान के साथ समान व्यवहार भी होगा, न कि केवल मतलब गरीब हो या गरीब, इसके साथ समान व्यवहार भी होगा। इसमें विधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें व्यवहार है, नैतिकता है। नेक्स्ट देखिए, यह नकारात्मक संदर्भ में लिए हुए है, यह सकारात्मक संदर्भ लिए हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधि के समक्ष समता नकारात्मक संदर्भ लिए हुए हैं और विधियों के समान संरक्षण जो दिया है वो सकारात्मक संदर्भ लिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए इसका नोट देख लीजिए। उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि अवसर और न्याय की समानता की बात करती हैं। ब्रिटिश न्यायविद डायसी ने विधि के समक्ष समता के अधिकार को विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा। एवी डायसी की बुक से ही ये लिया गया है कि विधि के समक्ष समता जो ये वर्ड है, ये एवी डायसी की किताब से ली गई है। शक्तियों पर युक्त निर्बंधन, परिसीमन तथा स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 के तहत उल्लिखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है और यहाँ तक कि संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रसिद्ध विद्वान जॉन लॉक के शब्दों में, देखिए ये सब मेंस के पॉइंट है, मेंस में काम आते हैं। प्रसिद्ध विद्वान जॉन लॉक के शब्दों में, जहाँ कोई विधि नहीं है वहाँ कोई स्वाधीनता नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है। विधि की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। देखिए जो अनुच्छेद 14 का है, जो है विधि के समक्ष समता का अपवाद है कुछ, इसको देख लीजिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर कुछ घोषित करते हैं तो उसके खिलाफ हम जो है परमादेश जारी नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति व राज्यपाल के पदरत दायित्व के खिलाफ संबंधों में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट नहीं जा सकते। यदि विदेशी राजनयिकों, शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है। भारत में सांसदों अनुच्छेद 105 और विधायकों 194 को भी अनुच्छेद में विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता है। अनुच्छेद 361 के तहत मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये पहले तो यही पूछेगा कि अनुच्छेद 15 में क्या है, तो इसको ध्यान रखिएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद। पहले देखिए ऑप्शन में ये भी आता है कि अनुच्छेद 15 में किन किन आधार पर विभेद की बात की गई है। 5 है ये, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग और जन्मस्थान। 1,
2, 3, 4 और 5, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 15 के बारे में देखिए, अनुच्छेद 15(1) देखिए। 15(1) में क्या है कि राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर कोई किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। दिए गए प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं होगा, नहीं, और यहाँ केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधारों तक सीमित करता है। उदाहरण, महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यह लिंग तक सीमित है किंतु अवैध नहीं, क्योंकि पुरुष महिलाओं के जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा है। नेक्स्ट देखिए राज्य 15(2) में क्या है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश की, इसमें देखिए प्राइवेट कंपनी 15(1) में प्राइवेट कंपनियों की बात नहीं की गई है, लेकिन 15(2) में प्राइवेट कंपनियों की भी आदेश दिया गया है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुआं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता की समाप्ति है, तो ये मतलब इसका उद्देश्य क्या है 15(2) का कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आते हैं आपका 15(3). 15(3) में आपका है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। अगर हम लोग इससे इतर भी महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करते हैं तो इससे कोई नहीं रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार महिला को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान की भी स्थापना कर सकता है। यह 15(1), 15(2) का अपवाद है। देखिए 15(3) में स्पेशल ये किया गया है कि महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करना है, ये 15(1), 15(2) का अपवाद है। नेक्स्ट देखिए 15(4) में जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। आधार मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछता है कि मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामले का निर्णय मतलब किस अनुच्छेद में है, तो वह है 15(4). ये सब राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जातियों, समुदाय हेतु कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों को निर्धारित करना, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु विशेष प्रावधान। 15(1) और 15(2) का दूसरा अपवाद है क्योंकि यहाँ पे विशेष प्रावधान करने के लिए कहा गया है जनजाति हेतु, जैसे SC ST के लिए, SC ST OBC के लिए जो है प्रावधान किया गया है, इसमें विशेष प्रावधान। नेक्स्ट देखिए 15(5), इसमें 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें 15(5) जोड़ा गया, किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी या गैर सरकारी मतलब गवर्नमेंट या प्राइवेट में नामांकन हेतु पिछड़ों वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। अपवाद इसमें है कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षा संस्थाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 में इसे वैध ठहराया। देखिए आया तो ये आपका 2005 में ही था, लेकिन इसको वैध ठहराया था अशोक कुमार बनाम भारत संघ द्वारा 2008 में इसे वैध ठहराया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि लोक नियोजन में विषय के अवसर की समानता। अब इसमें देखते हैं 16(1) में क्या है। 16(1) में है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 16(2) में देखिए कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा तथा उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि यहाँ अनुच्छेद 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ 2 अन्य निवास स्थान, वंशक्रम को भी शामिल किया गया है। जैसे देखिए अनुच्छेद 15 में जो है वंशक्रम नहीं शामिल था, लेकिन निवास स्थान व वंशक्रम इसको भी शामिल किया गया है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको देख लीजिए, इधर भी पॉइंट दिया है कि दोनों में लोक नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। विस्तार केवल राज्य के अधीन नौकरियां तक ही होगा, संविदा और निजी क्षेत्र के संबंध में यह लागू नहीं होगा। ये मतलब केवल ये राज्य के अधीन नौकरियों तक ही होगा, जो विस्तार केवल है संविदा पे जो रहते हैं या फिर प्राइवेट जो है उन पर लागू नहीं होगा। अवसर की समता योग्यता के निर्मूलन नहीं, ये जो है मानसिक शारीरिक योग्यता इसमें आवश्यक होगा। नेक्स्ट देखिए, ये इसके अपवाद हैं। आइए देखते हैं इसके बाद, एक मिनट,
तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके आगे मैं नहीं ली हूँ, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। और इसके बाद हम लोग 17, 18, 19 जो भी मतलब नेक्स्ट पार्ट में इसका अनुच्छेद देखेंगे और डिटेल देखेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।